प्रोफेसर शशि, मैं जरा एक चीज पूछ लूं। मीनू जी ने जो बात यूनिवर्सिटी के चांसलर्स की उठाई, मतलब यूनिवर्सिटी के अपॉइंटमेंट ऑफ वाइस चांसलर की उठाई, भाई सीधे सीधे नहीं कहा जाए, लेकिन ये बिल्कुल क्लियर है कि घर में एक मंदिर होता है, मंदिर में जो आरती होती है, उस आरती का जो भी दक्षिणा है वो उसको जाएगी जो उस पुजारी को अपॉइंट करेगा। ये बिल्कुल स्पष्ट है हर स्टेट में। जो अपॉइंट करेगा उसी को जो भी उसका पुण्य, बोलिए पुण्य ज्यादा अच्छा शब्द है, क्योंकि उसका जो पुण्य है वो उसी को जाता है। और सारे गवर्नर साहब लोगों के ज्यादातर चीफ मिनिस्टर, आई विल से ज्यादातर चीफ मिनिस्टर उसमें इंटरफियर नहीं करते हैं। उनको लगता है कि भाई ठीक है, ये पुण्य आपका, तो अब कहीं का अपॉइंटमेंट कोई किसी को जानता है कोई। लेकिन उसमें एक चीज थी प्रोफेसर साहब की कम से कम क्वालिटी ठीक थी। 19-20 हो जाता था और उस समय ये पुण्य ये माने जाते थे कि इसका अपॉइंटमेंट करा देंगे, उसको लेक्चर करा देंगे। अब पुण्य जो है आजकल जैसे हो गया ना, आजकल पेटीएम का जमाना है और गूगल पे है, तो अब बाकी चीजें नहीं होती हैं। अब पुण्य जो है वो गूगल पे या पेटीएम के ही द्वारा होगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, ये बिल्कुल खुली किताब है, इसको कहने में कुछ नहीं है। मेरे हिसाब से ये जो अपॉइंटमेंट ऑफ वीसीज है ये बिल्कुल तत्काल इफेक्ट से उनसे हटा लेना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी का फंक्शन अगर खराब होता है तो पूरे स्टेट के ऊपर उसका प्रभाव पड़ता है। मैं इस पे भी एक टिप्पणी चाहूंगा, लेकिन पहले सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, और ये कितना ठीक है कि गवर्नर साहब वाइस चांसलर अपॉइंट करें। और जो आज क्वालिटी आजकल के वाइस चांसलर की हो गई है, उनका एक ही मतलब है, सुबह वो जाके अगर शाखा अटेंड करते हैं तो वो क्वालिफाइड है, नई शाखा अटेंड करते हैं तो वो किसी भी तरह से हटा दिए जाएंगे। प्रोफेसर साहब जी नमस्कार। पहली बात तो यह कि ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है निसंदेह ऐतिहासिक फैसला है, क्योंकि गवर्नर्स के द्वारा, खास करके भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो अपॉइंटेड गवर्नर्स हैं राज्यों में, और जहां गैर भाजपाई सरकारें हैं, वहां गवर्नर्स ने आतंक मचा रखा था। अभी भी आतंक है, ऐसा नहीं कर सकते कि आतंक की बिल्कुल समाप्ति हो जाएगी। तो ये बहुत सोची समझी योजना के तहत किया जाता रहा है, चाहे धनखड़ साहब हो, आरिफ मोहम्मद खान हो, या आर एन रवि है, या ऐसे तमाम जो है, कोश्यारी साहब का भी उन्होंने नाम लिया मीनू जी ने। तो एक बात तो यह है कि ये फैसला जो है, इस बात को इसने स्थापित करने की कोशिश की है, जो आर्टिकल 142 है, जो एक प्रकार से एक विशिष्ट शक्ति देता है जो सुप्रीम कोर्ट को, और ये पूर्ण शक्ति के समान है कि आप कंप्लीट न्याय कीजिए इन केस अगर जस्टिस नहीं हो रहा है। ये किसी भी प्रकार के कोई स्पेसिफाई जो एरिया नहीं है। तो इसका अर्थ यह है कि उन्होंने 142 को यूज किया है अपने इस शक्ति के लिए, और जो आर्टिकल 200 है जिसमें वो परिस्थितियां हैं कि कब वो अपनी सहमति देंगे, विथहोल्ड करेंगे या राष्ट्रपति को भेजेंगे, तो वैसी स्थिति में देखिए, समय की तो पहले भी सीमा नहीं थी कि गवर्नर जो है कितने दिनों में अपना अप्रूवल देंगे, एसेंट देंगे जो है किसी विधेयक पर। लेकिन ये तय है कि यदि वो विथहोल्ड करते हैं तो विथहोल्ड करते हैं तो उनको रीजन तो देना होगा। और दूसरे ये कि विथहोल्ड करने के लिए जो सामान्य परिस्थिति जो कानून के द्वारा है स्थापित, यदि हाईकोर्ट की शक्तियों को कम कर दिया या विधानसभा हाईकोर्ट की शक्तियों को कम करने की कोशिश कर रही है, तो निसंदेह जो है उस पर वो विथहोल्ड करेंगे। यदि जो है वो किसी भी केंद्रीय ऐसे कानून का जो कि उसका उल्लंघन हो रहा है राज्य के विधानसभा के द्वारा बनाए गए विधेयक से, तो निसंदेह उसे भी विथहोल्ड कर सकते हैं। और कोई राष्ट्रीय हित का मामला है, वैसी स्थिति में भी विथहोल्ड किया जा सकता है। लेकिन यह भी तय है कि विथहोल्ड भी करके आप अपने पास नहीं रखेंगे, या तो उसे विथहोल्ड करके और राष्ट्रपति को भेज देंगे। उसके लिए ये नहीं है कि लंबे इंतजार कराएंगे आप। तो पहली बात तो यह है कि वो या तो तुरंत जो है अप्रूवल दे दें, भले समय की सीमा नहीं है लेकिन वो अप्रूवल भेज दें, या रिकंसिडर करने के लिए ये जो अप्रूवल के लिए उनकी ओर से किया जाता है, तो फिर तो वो कानून बन गया, फिर तो बात खत्म हो गई। यदि उन्होंने दोबारा पुनर्विचार के लिए विधानसभा को जो है किसी विधेयक को भेज दिया, तो निसंदेह जो है इसको सस्पेंसिव वीटो कहते हैं, यानी विलंबनकारी ये वीटो है एक प्रकार का कि आप डिले कर सकते हैं, इट्स नॉट डिनायल। तो डिले क्यों है? क्योंकि यदि विधानसभा ने फिर से उस अमेंडमेंट को यदि सुझाया गया है गवर्नर के द्वारा, तो निसंदेह उसको
अस्वीकार करते हुए पुनः अगर वो पारित कर दे सेम कानून को, यानी सेम विधेयक को जो कि विधानसभा ने पहले उनके पास करके भेजा था, तो अब गवर्नर के पास कोई चॉइस नहीं है और ना तो वो उसे राष्ट्रपति को भेज सकते हैं। उन्हें सीधे सीधे जो है उस पर अपनी अनुमति और सहमति और अनुमोदन देना होगा, एसेंट भेजना होगा। तो ये जो स्थिति थी यहाँ पे, इसको जो है उन्होंने एक प्रकार से उल्लंघन किया। और देखिए एक बात ये भी तय है कि जो ढीले वाली जो स्थिति होती है ना, कि पॉकेट में लेकर के भाई, ये पॉकेट वीटो के रूप में एक प्रकार से हम लोग विद्यार्थियों को बताते हैं कि जेब में लेके बैठे हुए हैं, बट ये कहेंगे कि नहीं इस पर विचार कर रहे हैं, विचार कर, ये नहीं कहेंगे कि हम इस पर विचार नहीं कर रहे हैं। तो जेब में लेकर के बैठने वाली स्थिति ये होती है और कोई एब्सोल्यूट वीटो जो है गवर्नर को नहीं है यहाँ। तो इसका अर्थ ये होता है कि जो संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली में जो राज्यों की चुनी हुई विधानसभाएं हैं और जो सरकार चुनी हुई है, उसकी इच्छा का अनादर करने का संविधान के थॉट्स या संविधान की मूल भावना में भाव है ही नहीं, क्योंकि जो चुनी हुई सरकार है वही विधानसभा के प्रति उत्तरदायी है और परोक्ष रूप से वो जनता के प्रति उत्तरदायी है। तो गवर्नर की जो नामित भूमिका, यानी कि वो नॉमिनेटेड है, आप जानते हैं अपॉइंटेड हो गए हैं लेकिन वो है नॉमिनेटेड, तो उनके पास इस प्रकार की कोई विशेष शक्ति है नहीं। तो यदि वो ऐसा करते हैं तो निसंदेह जो है वो संविधान की मूल भावना के बिल्कुल प्रतिकूल है। तो अब जो उन्होंने क्या किया, जरा सोचिए कि जो दोबारा बिल को पारित करके उनके पास भेजा गया, उसको फिर उन्होंने राष्ट्रपति के पास भेज दिया और राष्ट्रपति ने भी उसमें एक बिल पर जो है वो सहमति दे दी, बाकी को रिजेक्ट कर दिया। सवाल है कि इस फैसले ने राष्ट्रपति के भी फैसले पर भी पूर्ण विराम लगा दिया है। क्या वो राष्ट्रपति हो जिनको भेजा गया और उन्होंने जिस प्रकार से फैसला किया, या गवर्नर के द्वारा जो है उसको दोबारा यदि पारित होता है तो उसको विथहोल्ड करके बैठ जाना, इन तमाम पर जो इस फैसले ने पूर्ण विराम लगा दिया है। और इसके साथ ही यह भी प्रमाणित हो गया, यह फैसला पूरे देश के लिए लागू होगा, यह सिर्फ तमिलनाडु के लिए नहीं है। इससे इसको लागू करने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई भी फैसला जो है एक प्रेसिडेंस बन जाता है, एक दृष्टांत बन जाता है, जिसको कि उसकी रोशनी में उसको लागू कर सकता है। यानी भविष्य में भी अगर कोई मुकदमा होगा तो उस पर उस रोशनी में फैसला हो जाएगा, अन्यथा ये पूरे देश के लिए लागू होगा। तो ये जो प्लेनरी इनका जो पावर है सुप्रीम कोर्ट का, उन्होंने 142 के तहत इस्तेमाल करके और आर्टिकल 200 में पूरी क्लैरिटी ला दी है। कोई जो कंफ्यूजन फैलाते रहे गवर्नर्स के द्वारा, उसमें पूरी स्पष्टता और क्लैरिटी आ गई है। तो इस बात को समझने की जरूरत है। अब रही बात कि आप जो सवाल कर रहे हैं वाइस चांसलर की नियुक्ति का मामला, देखिए वाइस चांसलर की नियुक्ति का मामला जो राज्य के अंतर्गत जो भी विश्वविद्यालय हैं वहां ये डिस्क्रेशनरी पावर है। था तो ये डिस्क्रेशनरी पावर कि गवर्नर के द्वारा वाइस चांसलर की नियुक्ति की जाएगी। राज्यों के द्वारा जो संचालित जो हैं जो वाइस चांसलर ये यूनिवर्सिटीज है, ये स्वविवेक की शक्ति के अंतर्गत कम से कम गवर्नर के लिए आता था। लेकिन निसंदेह इसमें जो है ये जो आरोप आप लगा रहे हैं वो आरोप नहीं है, वो प्रमाणित है कि बहुत सारे गवर्नर्स ने किस प्रकार से वाइस चांसलर की नियुक्ति करने में बहुत, यानी कि आप कह सकते हैं करोड़ों करोड़ रुपए लिए। और उसके बाद जो है की चर्चा तो ये भी कब तो प्रिंसिपल की नियुक्ति में भी सुना गया कि 1.5-2 करोड़ रुपए जो है वो जो लेक्चरर्स की नियुक्ति में, असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति में 30 to 40 लाख रुपीज की जो है, ये तमाम चर्चाएं हैं। और एक बात जान लीजिए कि बिना कुछ सच्चाई के ऐसा नहीं होता कि यूं ही चर्चा, हवा में यूं ही इस प्रकार की चर्चा होती है। तो गवर्नर्स के द्वारा जो है वाइस चांसलर की नियुक्ति में करोड़ों करोड़ रुपया लिया जाता रहा है, राजभवन में डील होता है, जिस प्रकार की स्थिति थी। तो तमिलनाडु ने तो ये किया कि भाई जो बतौर जो चांसलर वो नियुक्तियां करते वाइस चांसलर की, तो वो चांसलर ही नहीं रहेंगे। उन्होंने विधानसभा से ये पारित करके और इनको गवर्नर को भेज दिया। तो सवाल की गवर्नर को यदि भेज दिया गया और वो विधानसभा ने एक कानून विधेयक पारित किया है, तो निसंदेह गवर्नर को या तो पुनर्विचार के लिए भेजना चाहिए था, लेकिन पुनर्विचार के लिए न भेज करके उन्होंने जो है फिर से जब उस पर पुनर्विचार हो भी गया फिर राष्ट्रपति को भेज दिया। तो ऐसी स्थिति में निसंदेह ये जो है गवर्नर की शक्ति का दुरुपयोग है, जो शक्ति संविधान की मूल भावना की रोशनी में उन्हें प्राप्ति नहीं है। लेकिन गवर्नर्स ने निरंतर, कुछ अपवादों को छोड़ दीजिए, तो गवर्नर और खास करके उन परिस्थितियों में जरा सोचिएगा कि केंद्र में किसी और की सरकार है और राज्यों में किसी और दल की सरकार है या दलों की सरकार है,
तब गवर्नर की भूमिका निसंदेह जो है बहुत ही खराब भूमिका रही है, संविधान के प्रावधानों के प्रतिकूल और संविधान के मूल भावनाओं के प्रतिकूल, जिसको कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहा करते थे कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी, बिना कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी यानी संवैधानिक नैतिकता के जो है संविधान को प्रॉपर लागू नहीं किया जा सकता है, इसे कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो अब गवर्नर की स्थिति है, तो भाई गवर्नर और चांसलर भी नहीं रहेंगे, अपॉइंटमेंट की तो बात ही चली गई, और इस प्रकार से, लेकिन ये मुझे लगता है अभी भी यदि कुछ राज्यों में जो गवर्नर को ये स्वाविवेक शक्ति प्राप्त है वाइस चांसलर की नियुक्ति के संबंध में, आज भी उसके संबंध में राज्यों की विधानसभाओं के द्वारा यदि प्रस्ताव यानी कानून या विधेयक पारित करके गवर्नर को हटा दिया जाएगा चांसलर के द्वारा, या वाइस चांसलर की नियुक्तियों के अधिकार से वंचित कर दिया जाएगा, तो निसंदेह अब गवर्नर को कुछ भी तो वो विचलित कर सकते हैं या रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं, लेकिन वो पूरी तरह से डिनाय नहीं कर पाएंगे। इस फैसले का ये असर बहुत साफ है। तो मुझे लगता है कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है, और इस ऐतिहासिक फैसले के द्वारा निसंदेह पूरे देश में जो है, एक तो गवर्नर पर जो सवाल है वो अपनी जगह है ही, दूसरे कि राष्ट्रपति पर भी सवाल है कि आखिरकार राष्ट्रपति को जो दोबारा पारित विधेयकों को भेजा गया अनुमति के लिए, सहमति के लिए, अनुमोदन के लिए, इस तरह से ये यानी कि राष्ट्रपति भी अब कोई इस प्रकार से नहीं कर पाएंगे, और निसंदेह ये फैसला पूरे देश में एक प्लेनरी पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के जैसा है और ये लागू होगा। तो ये अपने आप में एक हिस्टोरिक फैसला है, मुझे ऐसा लगता है। धन्यवाद।